क्या आपको पता है कि कैसे हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम के लूपहोल का फायदा उठाकर हजारों करोड़ों रुपए जमा कर लिए थे? दरअसल हर्षद ने बैंक रिसिप्ट्स को कोलैटरल बनाकर स्टॉक्स खरीदे और एक केस में उन्होंने 200 रुपए का एक स्टॉक 9,000 तक पहुंचा दिया। टोटल स्कैम का नंबर $850 मिलियन था, जो कि 2012 में इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद लगभग 24,000 करोड़ रुपए है। अब इस एक घटना ने इंडिया के पूरे स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया था। अब जरा सोचिए कि एक दिन सुबह उठते ही आपको पता चले कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू एकदम से करोड़ों में गिर गई है। शॉकिंग है ना? ये एग्जैक्टली वही है जो सेंसेक्स के रिसेंट क्रैश में हुआ, जब इंडियन मार्केट से 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए वाइप आउट हो गए। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? अब इसके पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल, यूएस के इंटरेस्ट रेट में हाइक से लेकर के जापान की मॉनेटरी पॉलिसी शिफ्ट तक, सबने मिलकर एक फाइनेंशियल स्टॉर्म क्रिएट कर दिया है। तो चलिए इस रोलर कोस्टर राइड के पीछे के रीजंस को समझते हैं और देखते हैं कि ये इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब रखता है। रिसेंट सेंसेक्स क्रैश ने इंडियन स्टॉक मार्केट को काफी झटका दिया है। लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सिग्निफिकेंट लेवल्स पर नीचे आ गए। लेकिन इस क्रैश के पीछे के फैक्टर्स सिर्फ यूएसए और जापान तक सीमित नहीं है। सबसे पहले अगर यूएसए की बात करें तो फेडरल रिजर्व ने जो रिसेंट इंटरेस्ट रेट हाइक किया, उसे ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने अपने फंड्स को ज्यादा सिक्योर और हाई यील्डिंग अमेरिकन एसेट्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। जून 2024 में भी यूएसए ने इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को 25 बेसिक पॉइंट से बढ़ाया था, जिससे रेट 5.5% हो गया। अब इसका डायरेक्ट असर इमर्जिंग मार्केट्स पे पड़ा, जहां से कैपिटल एकदम से आउटफ्लो होने लगा और इंडियन मार्केट्स भी इससे बच नहीं पाए। वहीं जापान का केस थोड़ा अलग है। जापान ट्रेडिशनली अपनी अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जाना जाता है, जहां इंटरेस्ट रेट्स नेगेटिव या बिल्कुल जीरो के आसपास रहते हैं। लेकिन जुलाई 2024 में बैंक ऑफ जापान ने अपनी वाईसीसी पॉलिसी यानी कि यील्ड कर्व कंट्रोल पॉलिसी में चेंजेस अनाउंस किए, जिससे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे। अब इस डेवलपमेंट के बाद जापानीज इन्वेस्टर्स ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अपना अनवाइंड करना शुरू कर दिया, जो इंडिया जैसे मार्केट्स के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव रहा। इसका इंपैक्ट सेंसेक्स पे देखने को मिला, जहां अगस्त 2024 के पहले वीक में ही लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइप आउट हो गया। इसके अलावा चाइना से भी नेगेटिव न्यूज फ्लो ही आ रहा है। चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ पे स्लोडाउन का साया मंडराया हुआ है और रिसेंट में चाइना के प्रॉपर्टी सेक्टर में काफी टर्बुलेंस देखने को मिला। एवरग्रांड जैसे रियल एस्टेट जायंट्स के डेट डिफॉल्ट की न्यूज ने ग्लोबल मार्केट्स में एक रिस्क ऑफ वाला सेंटीमेंट क्रिएट कर दिया है, जिसका इंपैक्ट इंडियन इक्विटीज पर सीधा सीधा पड़ रहा है। वहीं डोमेस्टिक फ्रंट पे बात करें तो इंडियन इकोनॉमी पे भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बने हुए हैं। जून 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 5.7% पे आया, जो आरबीआई के टारगेट रेंज के अपर बैंड के करीब है। वहीं मॉनसून का अब तक बिलो रहना और फूड प्राइसेस में शार्प अपटिक देखने को मिलना, दोनों फैक्टर्स ने इन्फ्लेशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। इसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइसेस भी ग्लोबल मार्केट्स में काफी हाई लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, जो इंडिया के लिए एक मेजर इंपोर्ट आइटम है। क्रूड ऑयल का एक्सपेंसिव होने से इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहा है, जो कि हमारी इंडियन करेंसी रूपी पर काफी प्रेशर डाल रहा है। वहीं टेक्निकल फैक्टर्स भी मार्केट को ड्रैग कर रहे हैं। सेंसेक्स का क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होने के बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर्स हिट हो गए, जिससे ऑटोमेटेड सेलिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। अब अगस्त 2024 के पहले वीक में सेंसेक्स 65,000 के क्रूशियल साइकोलॉजिकल मार्क के नीचे क्लोज हुआ, जो इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को जोर का झटका दे गया। वहीं आज का मार्केट क्रैश इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए एक बड़ा सेटबैक है, जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही सिग्निफिकेंट गिरावट के साथ क्लोज हुए। ग्लोबल फैक्टर जैसे यूएस का रिसेशन दर, जापान के इंटरेस्ट रेट्स हाइक के बाद येन कैरी ट्रेड्स का अनवाइंडिंग और मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने मार्केट को सीवियरली इंपैक्ट किया है। यूएस में जुलाई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़कर 4.3% हो गया, जो कि रिसेशन का इंडिकेशन दे रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफ जापान के रेट हाइक से जापानीज येन की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसने एशियन मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया को नेगेटिवली इंपैक्ट किया। निकाई इंडेक्स 12% से ज्यादा गिर गया, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। वहीं बीएसई लिस्टेड कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी 15 लाख करोड़ से ज्यादा का गिर गया, जो कि एक दिन में एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट लॉस है। एफआईआईज ने 10,000 करोड़ के इंडियन इक्विटीज सेल किए, जबकि डीआईआईज ने करीब 9,000 के शेयर्स बाय किए,
लेकिन फिर भी मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नहीं आई। जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने भी मार्केट सेंटिमेंट्स को खराब किया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशंस ने इन्वेस्टर्स को रिस्कियर एसेट्स बचाने पर मजबूर कर दिया है। इसके चलते निफ्टी स्मॉल कैप 100 और निफ्टी मिड कैप 100 में भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो एनएसई फर्म्स में टाटा मोटर्स, ओएनजीसी, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और हिंडल्को इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा इंपैक्टेड रहे, जिसमें टाटा मोटर्स 7.4% तक गिर गया। ये मेजर कंपनीज के सिग्निफिकेंट लॉसेस हैं जो मार्केट सेंटीमेंट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहे हैं। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गिरावट मेनली ग्लोबल फैक्टर्स के कारण है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी अभी भी रिजिलियंट है। रिटेल इन्वेस्टर्स को पैनिक करने की जरूरत नहीं है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखकर इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड करना चाहिए। ए बाला सुब्रमण्यम, एमडी एंड सीईओ आदित्य बिरला सन लाइफ ने कहा कि इंडियन इकोनॉमी और इक्विटी मार्केट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स पर बेस्ड है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करना चाहिए। लास्टली, इन्वेस्टर्स के लिए यह समझना जरूरी है कि मार्केट में गिरावट के दौरान पैनिक सेलिंग करने से बचना चाहिए। इसके अलावा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पे नजर रखना अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस वक्त एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच और सॉलिड रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट करना ही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी।